भारत, और एक @horizon_chan ये कहते हैं कि अगर सर वॉज माई टीचर इन माई स्कूल कॉलेज लाइफ आई वुड हैव नेवर स्किप्ड अ सिंगल क्लास। तो सर बताइए कि पॉलिटिक्स में एंटर करने का कोई प्लान है आपका आगे? एंटर करने का प्लान तो नहीं है आशुतोष, लेकिन ये बोल दूं कि एंटर करने का मतलब मैं कभी नहीं करूंगा, ये भी सही नहीं होगा। मतलब इफ गिवन अ चांस व्हाई नॉट। अगर मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव समथिंग टू ऑफर, और वो लोग जो मुझे पॉलिटिक्स में अगर कभी लाने का सोचे तो नेचुरली उनको भी लग रहा है कि ही हैज़ गॉट समथिंग टू ऑफर। करेक्ट। तो जब मुझे लग रहा है कि मैं कुछ दे सकता हूँ और उनको लग रहा है कि ये कुछ दे सकता है, करेक्ट, तो फिर मैं दूंगा। वेरी गुड, वेरी नाइसली आंसर्ड। मतलब मेरे को लगता है पहली बार किसी इंसान ने ऐसा नहीं होते हुए जब वो पॉलिटिक्स में, क्योंकि अमूमन किसी भी इंसान से पूछो कि नहीं नहीं जी हम तो नहीं करेंगे, बट जब मौका मिलता है तो वो कर भी लेते हैं, और फिर वो उन्हीं की वीडियो उन्हीं के साथ उन्हीं के अगेंस्ट चली जाती है बाद में। ऐसा हुआ है ना दोस्तों, आपको पता होगा किसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, बहुतों के साथ हुआ है। पर ऑल्सो ये है ना कि भाई आपके हाथ में ज़्यादा कुछ होता नहीं है। आपको लगता है आप बहुत कुछ कर रहे हो, आपके डिसीजन मेकिंग्स एक्चुअली आपके होते नहीं। तो आज के हिसाब से आप अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करके नहीं बोल सकते हैं, है ना, कि ये तो मैं कभी करूँगा ही नहीं, हो सकता है हो जाए। तो आपको हमेशा दरवाजे और विंडोज़ खुले रखने चाहिए। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और कोई प्लान होगा किसी का जिसकी वजह से अगर कल को आ गए तो आ गए, उसमें प्रॉब्लम। सही। @सौरवी महता 733 ये पूछती हैं, हाय सौरवी। हाय सौरवी। तो ये पूछती हैं कि सीता जी की अग्नि परीक्षा की अनदर साइड भी है, स्टोरी ऑफ छाया, कि सीता जी असली सीता जी नहीं थी जिसको रावण हरण करके लेके गया था। तो क्या ये स्टोरी सच्ची है या बनाई गई है? मेरे हिसाब से बनाई गई है। उसके 2-3 मैं लॉजिकल आंसर्स देने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो सीता जी को पहले से मालूम था कि रावण उनको छू नहीं सकता है, क्योंकि रावण को एक पुराना श्राप था कि किसी भी महिला को अगर बिना उसके अनुमति के तुम हाथ लगाओगे तो तुम्हारे सर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। है ना, पहली बात। दूसरी बात कि अगर सीता जी खुद नहीं गई होती, उनकी छाया को अगर रावण ले गया होता तो ये राम जी को पता होता कि उनकी सीता सुरक्षित है, फिर इतना बड़ा विध्वंस नहीं मचता। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर वो छाया होती तो आखिरी में जब ये बोला गया था कि वो रावण के पास रह के आई हैं और वो अब शुद्ध नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने फिर अग्नि परीक्षा दी थी जी, और नाराज़गी से फिर फाइनली वो धरती के अंदर चली गई थी, है ना। तो फिर वो सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उनको इस बात का ये जो उन पे लांछन लगा, उस लांछन से उनको इतनी तकलीफ ही नहीं होती, क्योंकि वो तो वहाँ थी ही नहीं। तो अगर ये हुआ होता ना, तो फिर रामायण के किसी छंद में, किसी खंड में कहीं ना कहीं इस बात का रिवीलेशन हम लोगों के सामने आ चुका होता कि सीता तो थी ही नहीं, लेकिन ये सिर्फ इसलिए पूरा स्वांग रचा गया था ताकि रावण को मारा जा सके। तो सीता को असल में रावण लेके गया था, ये सच है, लेकिन रावण सीता जी को कभी छू नहीं पाया था, ये भी सच है। तीसरा सवाल पूछती हैं अमी फ्लेत्रा 5815। हाय अमी। इज देयर एनी इंफॉर्मेशन अबाउट मल्टीवर्स इन आवर हिंदू स्क्रिप्चर्स? जी बिल्कुल है ना, मल्टीवर्स के उदाहरण हैं, और एक नहीं 2 तो मुझे अभी याद हैं, और होंगे जो मुझे याद नहीं है। आप ज़्यादातर इंग्लिश के साइंस फिक्शन जो फिल्में देखते हैं उन सब में जो बातें हुई हैं, चाहे आप टाइम ट्रैवल की बात करें, आप टेलीपोर्टेशन की बात करें, आप मल्टीवर्स की बात करें, आप पैरेलल यूनिवर्स की बात करें, ये सभी चीज़ों पे जो लोग फिल्म बना रहे हैं, ये सब आपके ग्रंथों में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है। 2 उदाहरण, क्या नाम बताया इनका आपने? अमी फ्लेत्रा। हाँ, तो अमी जी के सवाल का जवाब देते हुए 2 मैं आपको इंसिडेंट्स बता देता हूँ। एक राम से जुड़ा हुआ है और एक कृष्ण से जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्या है, जब राम जी अपना शरीर त्यागने वाले थे और विष्णु रूप में वापस वैकुंठ धाम जाना था, जब उनका पूरा कार्यकाल रामायण का यहाँ उनकी पूरी ड्यूटीज निभ गई थी, हनुमान उनसे इतना प्रेम करते थे कि हनुमान बोले कि या तो आप मेरे साथ यहाँ रुकेंगे या मैं आपके साथ वहाँ जाऊँगा। ये दोनों पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हनुमान 7 चिरंजीवियों में से एक होने वाले थे जिनको अभी कलयुग तक यहीं रहना था, है ना। लेकिन राम को लौटना था, क्योंकि राम को वापस जाके और फिर कृष्ण रूप में वापस भी आना था। सही बात है। तो हनुमान अपने राम के सामने बिल्कुल बच्चे रहते हैं, मतलब जिद वाले बच्चे भी हो जाते हैं। हाँ। तो
कैसे हम बच्चों को, जब छोटा बच्चा होता है जो अपने पिता को जाना नहीं देना चाहता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ बुद्धू बनाते हैं, उसका ध्यान कहीं भटकाते हैं और निकल जाते हैं, सही है ना। बात। तो वैसे ही राम जी ने किया। राम जी ने अपनी अंगूठी उतारी और ज़मीन के क्रैक के अंदर गिरा दी और बोले, हनुमान मेरी अंगूठी गिर गई बेटा, जाइए लेके आइए। तो हनुमान सूक्ष्म रूप में घुस गए उस क्रैक के अंदर। वो अंगूठी ढूंढते 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 वो इतने अंदर चले गए कि वो पाताल लोक में पहुंचे। जब वो पाताल लोक में पहुंचे तो वहाँ शेष नाग खड़े होके मुस्कुरा के उनके तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे। तो हनुमान उनको देखे, उनको प्रणाम किए। तो शेषनाग बोले, क्या कर रहे हैं आप यहाँ? तो बोले, वो मैं अपने राम की अंगूठी ढूंढ रहा हूँ, गिर गई। तो मुस्कुरा रहे थे। बोले, आप मुझे देख के और मेरी बात सुन के मुस्कुरा क्यों रहे? तो शेषनाग ने बोला, अपने पीछे पलट के देखिए। तो जब हनुमान पीछे पलटे तो वहाँ पे सेम अंगूठी का एक पूरा पहाड़ बना हुआ था। तो हनुमान कंफ्यूज हो गए, बोले, मैं मतलब इसमें से मेरे राम की अंगूठी कौन सी है? तो शेषनाग ने बोला कि इसमें से आपके राम की अंगूठी नहीं, ये जितनी अंगूठियाँ दिख रही हैं सब आपके राम की। तो उनको समझ में नहीं आया। तो शेषनाग ने उनको समझाया कि बहुत सारे वर्स हैं, बहुत सारी पृथ्वी है और सब में पैरेलली यही चल रहा है। और हर बार, हर पृथ्वी से और हर कल्प में, कल्प क्या होता है? जब चारों युग खत्म होता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, फिर कलयुग। कलयुग के अंत में प्रलय आता है, सब कुछ ध्वस्त हो जाता है। उसके बाद फिर सतयुग शुरू होता है। तो जब फिर सतयुग शुरू होगा तो फिर त्रेता युग में फिर रामायण होगा, फिर से राम आएंगे, फिर से राम आएंगे, तो फिर से राम जाएंगे। तो एक पृथ्वी में जितनी बार कल्प हुए और वैसे जितनी पृथ्वी है उन सब में जितनी बार राम आए, हर बार राम हनुमान को इसी तरीके से बुद्धू बना के निकले। लेकिन ऊपर में कितने भी रेल्म्स हो, वो नीचे ऐसा, आप स्नोबर्ग देखे होंगे ना, जो ऊपर में इतना बड़ा रहता है लेकिन वो अंदर जाते 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 छोटा हो जाता है, कॉर्नर हो जाता है। हाँ। जैसे वो आइसक्रीम के कोन जैसी बात है। करेक्ट। तो ऊपर बहुत सारे अर्थ्स हैं स्पेस में, लेकिन वो सब जाके एक ही जगह पे उसका पाताल है। अच्छा। तो आप अगर छोटे छोटे आप पॉकेट सोचे तो आप किसी भी पॉकेट से कुछ गिराएंगे, हाँ। तो वो पहुंचेगा उसी कोने में। तो वो सारे रेल्म्स में जब जब राम जी ने ये किया था तो अंगूठी वहीं जाके पहुंची थी। और ये एक हनुमान पहुंचे थे जो अभी इस कल्प के हमारे त्रेता युग के हनुमान कहलाते। तो ये एक कहानी है। दूसरी तो ये राम जी की कहानी हो गई। अब कृष्ण जी की कहानी पे आ जाते हैं। तो कृष्ण जी की कहानी ये हुई थी कि सब कुछ महाभारत वगैरह सब कर लेने के बाद कृष्ण अपने द्वारका में बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। ठीक है। अपने सिंहासन में बैठ के। अब सिंहासन है और राजपाट है तो फिर द्वारपाल भी होंगे। तो वहाँ द्वारपाल खड़े थे और ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्मा भगवान, उनसे मिलने आए। तो वो द्वारपाल ने रोक दिया। तो बोले, आप कृष्ण को बताइए कि ब्रह्मा आए उनसे मिलने। तो द्वारपाल अंदर गए और कृष्ण जी को बताया कि ब्रह्मा जी मिलने आए। तो कृष्ण जो बांसुरी बजा रहे थे वो रोक के उन्होंने मुस्कुरा के पूछा कि उनसे जाके पूछ के आओ कौन वाले ब्रह्मा है वो। तो इसको समझ में नहीं आया, लेकिन क्या करे, जो बोला गया करना पड़ेगा। ये बाहर आए और बोले कि कृष्ण जी पूछ रहे हैं आप कौन वाले ब्रह्मा हैं। तो ब्रह्मा जी का ईगो हट हो गया। ऐसे कैसे पूछ दिया कि ब्रह्मा कौन वाले, मतलब क्या एक ही ब्रह्मा है, मैं ही हूँ ब्रह्मा, हटो यहाँ से। और धड़ धड़ वो अंदर चलेगा। बोले, ये किस तरीके का सवाल है? तो कृष्ण जी, हमको पता है, हमको लगता है कि पूरे महाभारत में, अपने पूरे जन्म में कृष्ण जी 2 बार अपना विकराल रूप लिए थे, विष्णु का रूप लिए थे। एक बार तब लिए थे जब दुर्योधन ने बोला था कि बांध लो इस ग्वाले को, जब वो 5 गांव मांग के युद्ध को टालने के लिए आए थे, है ना। तो उस समय वो गुस्से से बड़े हो गए थे, तो विष्णु रूप दिखा था उनका सबको। जो उस दरबार में जो अच्छे लोग थे उनको विष्णु रूप दिखा था। जो बुरे लोग थे उनके सामने इतनी ज़्यादा रोशनी आ गई थी कि उनमें से कोई देख नहीं पाया था। दूसरी बार कृष्ण विष्णु का पूर्ण रूप लिए थे जब अर्जुन को गीता का सार देना था। लेकिन ये 2 बार नहीं हुआ है, टोटल 3 बार हुआ। तीसरी बार यहाँ होता है जहाँ ब्रह्मा आके इस तरीके से उनसे पूछते हैं और वो अपना पूरा विष्णु रूप लेते हैं। और जो हम नेकेड आइज से नहीं देख पाते हैं वो सारे रेल्म ब्रह्मा जी के सामने खोल देते हैं। तो आप इमेजिन करो कि एक बहुत विशाल का शरीर खड़ा है विष्णु का, और विष्णु के घुटने तक नहीं आ रहे हैं ब्रह्मा जी अपने हाइट पे। और जब वो ऊपर देखते हैं तो अब स्वांस पे, मतलब अपने वो पक्षी के ऊपर बहुत सारे ब्रह्मा उड़ रहे थे और सारे ब्रह्मा विष्णु जी को प्रणाम करते हैं। तो किसी का 3 सर है, किसी का 4 सर है, किसी का 2 ही सर है।
क्योंकि सारे जिसने ब्रह्मा जितनी बुला लिए। गलतियां की शिव जी ने उतने गले उनके काट रखे थे, क्योंकि वो सब भाई ब्रह्मा है हमारे ब्रह्मा ने एक गलती की थी तो उनका शिव जी के एक रूप ने अपने नाखून से उनका एक सर काट दिया था। तो जिसने ज़्यादा गलती की थी उसका ज़्यादा सर, जिसने एक भी गलती नहीं की उसके सारे सर थे, तीनों सर थे। तो ब्रह्मा जी ने सारे दूसरे ब्रह्मा को देखा। अब ब्रह्मा कौन होता है? ब्रह्मा से ब्रह्मांड होता है, तो एक ब्रह्मा होगा तो एक ब्रह्मांड, लेकिन कई ब्रह्मा है मतलब कई ब्रह्मांड, मल्टीवर्स। वो है कई ब्रह्मांड मतलब मल्टीवर्स। तो ये अमी का जवाब थोड़ा लंबा था, लेकिन हाँ ये है जवाब। तो अमी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा आई एम श्योर, और मल्टीवर्स का जो कंसेप्ट है वो हमारे हिंदू स्क्रिप्चर से ही निकला है। हाँ वो वेस्टर्न, वो हॉलीवुड नहीं लाया है मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट, वो भी उसकी भी रचयिता आप ही हैं। चलिए, एक क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आए थे हमारे पॉडकास्ट के पिछले पॉडकास्ट के कमेंट्स में, लेकिन एक क्वेश्चन जो बार बार आया था रिलेशनशिप्स के ऊपर थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन थे रिलेशनशिप्स के बारे में। कि एक कहावत है ना कि इफ़ यू लव अ फ्लावर यू डू नॉट प्लक इट, है ना। आप इफ़ यू लाइक इट यू प्लक इट, इफ़ यू लव इट आप प्लक नहीं करोगे, आप उसको पानी दोगे, आप उससे प्यार करोगे, है ना। तो रिलेशनशिप्स में कुछ स्क्रिप्चर्स की भी बात बताइए कि पहले के ज़माने में क्या ऐसे त्याग और समर्पण के क्या एग्जाम्पल्स हैं जो प्यार क्या होता है उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि वाकई में प्यार क्या होता है। देखिए एंशिएंट स्क्रिप्चर्स की कहानियों में जाने से पहले आप लोगों के एज ग्रुप के हिसाब से मैं 2-3 चीज़ें आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ जो मुझे मेरे आसपास आजकल दिखता है कि बहुत रेगुलरली लोग रिश्तों में क्या गलती कर रहे हैं। दिस स्पेशली फॉर यंगस्टर्स लाइक यू, न्यूली मैरिड, 2-4 साल की शादी हुई है, शादी होने वाली है, स्कूल कॉलेज में हो और अफेयर में हो, उन लोगों के लिए ये मेरा थॉट है जी। आपको और मुझे ये समझना पड़ेगा आशुतोष कि जिसको जो करना होता है ना, अगर चीटिंग करनी होगी ना तो चीटिंग करने के लिए, रिश्तों में बोल रहा हूँ मैं, है ना, स्पेशली गर्ल बॉय की बात कर रहा हूँ, हालांकि हम रिश्तों में बाकी सारे रिश्तों पे भी बात करेंगे। हाँ। आपको और मुझे ये समझना पड़ेगा कि जिसको चीटिंग करनी होती है ना वो कर ही लेता है। उसके लिए होटल का रूम होना या रात होना ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो आप किसी पे फुल टाइम चेक नहीं रख सकते, आप सिर्फ अपना दिमाग ख़राब करेंगे। देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड सफोकेशन। ट्रू, है ना। आप प्रोटेक्शन के नाम पे जब सामने वाले शख्स को सफोकेट करने लग जाते हैं, हाँ। तब आपका रिश्ता टूटने लग जाता है। देयर इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन कंसर्न एंड कंट्रोल। वाओ। ये जो होता है ना कि मुझे चिंता हो रही है, कहाँ हो तुम, फ़ोन क्यों नहीं उठा रही थी, हाँ। वो एक लेवल तक कंसर्न होता है। उसके बाद वो कंसर्न आपके दिमाग में, और ख़ास करके आप जिससे सवाल पूछ रहे हो उसके दिमाग में वो कंट्रोल की शक्ल लेने लग जाता है कि मुझे उसको सब बताना पड़ेगा क्योंकि वो गुस्सा हो जाता है या हो जाती है ना। तो वो फिर आप कंसर्न शो नहीं कर रहे हो कि अरे 10 बज गया तो तुम घर क्यों नहीं पहुंची। सही बात है। वो आपके बराबर है, उसने आपको चुना है तो उसको मालूम है वो क्या कर रही है ना। तुम इससे क्यों मिल रही हो, तुम इसके साथ क्यों हो, ये जो सवाल होता है ना, फलाने से दूर रहो, ये कंसर्न नहीं होता है, फिर ये कंट्रोल हो जाता है। समझ रहे हो आप। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रोटेक्शन एंड सफोकेशन। आप प्रोटेक्शन, आप सोचिए कि मैं आपको अभी हग करूं तो आपको अच्छा लगेगा, पर मैं हग करके आपको दोनों तरफ से जकड़ने लग जाऊं जकड़ दूं तो आपको सफोकेशन होने लग जाएगा। करेक्ट है ना। करेक्ट। तो वही जो हग और जकड़ने का जो फ़र्क है ना, वही फ़र्क होना चाहिए प्रोटेक्शन में और सफोकेशन। आप प्रोटेक्शन के नाम पे किसी को सफोकेट करेंगे तो आपसे दूर हो जाएगा, फिर अगली बार जब आप जेन्युइनली भी हक करने आएंगे ना तो बोलेगा भाई दूर से रह ले भाई, मेरे को सफोकेशन नहीं चाहिए। और वही फ़र्क है कंसर्न और कंट्रोल में, कि आप कंसर्न का लबादा उड़ा के, आप कंसर्न का मास्क पहना के सामने वाले को कंट्रोल करने की कोशिश करो। तुम ये मत खाया करो, मुझे पसंद नहीं है। अरे तुमको पसंद नहीं तो तुम मत खाओ। हाँ, इसका उल्टा क्यों नहीं कर लेते हो फिर। अगर आप ये सोचिए, मान लीजिए कि मैं नॉनवेज खाता फॉर एग्जाम्पल, और आप मेरे छोटे भाई, अब ये किसी भी रिश्ते पे लागू हो सकता है, ठीक है। यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ, आप हैं जो वेज खाते हैं, ठीक है, मुझे नॉनवेज खाना पसंद है, या आपको ड्रिंक करना पसंद है और मुझे ड्रिंक नहीं पसंद है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ यार तू ड्रिंक मत किया कर, मुझे नहीं पसंद। अगर आप इसका उल्टा करने लग जाए, तो अगर आप बोलने लगे कि यार तू भैया आप ड्रिंक किया कीजिए क्योंकि मुझे पसंद है,
तो जितना गलत ये हो जाएगा कि आप इसलिए ड्रिंक कीजिए भैया क्योंकि मुझे पसंद है ड्रिंक करना, उतना ही गलत ये है कि आप ये इसलिए मत कीजिए क्योंकि मुझे पसंद नहीं। समझ गया, आप समझ रहे हो? बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। अगर मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम भी नॉनवेज खाओ, तो मैं आपसे ये चीज़ पे जिद इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आपकी जिद नहीं चाहिए कि तुम ये खाओ या तुम ये मत खाओ। तो एक बड़ी पुरानी कहावत है कि आप रूप भोजन और पर रूप श्रृंगार। हाँ, कि अपने पसंद का खाना चाहिए और और दूसरे के पसंद का पहनना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। तो आपका आचरण किसके प्रति क्या है उस पर फिर भी सामने वाला बोल सकता है कि मुझसे ये व्यवहार मत किया करो, मुझे पसंद नहीं, क्योंकि उस व्यवहार में वो इन्वॉल्व हो गया है। करेक्ट है ना। अगर मैं दोस्ती यारी में आके जब आपसे मिलता हूँ पीठ में जोर से मार देता हूँ, वो तो फिर मेरे साथ एक कहानी हुई है, इस पर मैं बताऊंगा। ठीक है। तो जब कई लोग इसी तरीके से मिलते हैं, कई लोगों की आदत होती है कि आते साथ ना मजाक करते करते गाली दे देना। हाँ हाँ। उसमें अगर आप बोलेंगे ना मुझसे इस तरीके से मत मिला करो, मुझे पसंद नहीं है, तो ठीक बात है, ठीक बात क्योंकि है। वो जो हो रहा है आपके साथ हो रहा है, यू आर इन्वॉल्व। लेकिन मैं अपने पर्सनल जीवन में, अपने व्यक्तिगत जिंदगी में क्या कर रहा हूं जिससे आपको कोई असर नहीं पड़ रहा है, उस पर आप अगर हस्तक्षेप करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं वो करना छोड़ दूंगा। फिर मैं आपसे वहीं से फिर झूठ बोलना और छुपाना शुरू होगा। बहुत सही। फिर कई बार इसीलिए परिवारों में या एक गृहस्थ जीवन में होता है कि हस्बैंड घर पहुंचता है और पत्नी तुम पी के आए हो, तो बोलता है नहीं मैं नहीं पी के आया हूं। छोटा सा झूठ है पर झूठ बोलना पड़ रहा है उसको। तो क्या आपके बोलने से उसने पीना छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ेगा। और अगर बहुत ही ज्यादा प्रेम होगा और वो छोड़ भी देगा, उसका मन तो था ना करने का, तो मन से तो नहीं छोड़ रहा है ना वो, तो फिर उसको तब तक करने दो जब तक उसके मन से सच में ना हट जाए। नहीं तो वो बाद में, अभी तो प्यार में मान गया, फिर किसी दिन जिस दिन गुस्से में होगा ना उस दिन, और वो जो 5 बार वो नहीं पिया ना, 6ठी बार एक बार में पी के आएगा वो। तो जिसको जो करना होता है कर लेता। लेकिन इस पे एक मैं उनकी तरफ से सवाल पूछता हूँ, जैसे जो लोग कंसर्न दिखाते हैं लेकिन वो, हाँ वो हो जाता है, वो डेलिबरेट नहीं होता लेकिन अनजाने में वो कंट्रोल हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि कोई किसी को खाना पसंद है बट उसके पार्टनर को पता है कि यार ये जो खाना चाहता है, बार बार बर्गर खाना चाहता है मान लीजिए, तो ये इसकी हेल्थ को इफेक्ट करेगा, एंड बिकॉज आई लव हिम, बिकॉज आई लव हर, तो मैं नहीं चाहता कि इसके हेल्थ पे इस तरह का इफेक्ट डाले। तो वो धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस में फीड करता रहता है कि भाई नहीं खाओ, अच्छा नहीं होता, बुरा होता है। तो वो अब वो तो आप इसी को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि एक लड़की है, उसने अपने लड़के को पास्ट में उसकी हरकतों की वजह से देखा हुआ है कि इसने गलतियां करी हुई हैं, ऑल्दो वो सुधर गया, बट उसके दिमाग पे एक बहुत इंप्रेशन है ऐसा कि यार इसने पहले भी ऐसा किया हुआ है। जब इनफैक्ट जब वो रिलेशनशिप में भी नहीं थे, लेट्स सपोज, उससे पहले ही उसने अपने कर्म तो बताता ही है, इंसान नया नया आता है तो उसको पता नहीं होता, वो अपनी डूड वाली हरकतें करता है, सारी चीजें बता देता है। तो जब वो बताता है तो उसके दिमाग पे एक इंप्रेशन आता है कि अगर ये ऐसा था तो क्या ऐसा करेगा, और उस डर की वजह से वो सामने वाली पॉजेसिव हो जाती है। मैं सिर्फ ऑडियंस का पर्सपेक्टिव समझ के आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, तो ऐसे केस में इस इंसान को क्या समझना चाहिए? आप सोचिए कि अगर मैं आपके साथ चल रहा हूं और मेरी नाक बह रही है, हाँ है ना, मेरी मैंने इमेजिन कर लीजिए, है ना, हाँ। तो मेरी नाक बह रही है, तो लोग मेरे को ऐसा देखेंगे तो मेरा मखौल उड़ेगा ना। जैसे ही मैंने अभी बोला कि मेरी नाक बह रही है तो आप हंसने लग गए, तो दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी कि ये देखो इसको होश नहीं है, इसका नाक बह रहा है। सही बात, सही बात। वहां पे अगर आप मुझको बोलेंगे कि नाक पोंछ लो तो वो कंसर्न ही होगा, हाँ, है ना। लेकिन उसी को आप हर बार जब मैं निकलूं, आप नाक पोंछ लीजिए प्लीज, नाक पोंछ लो, या फिर आप अपने हाथ से रगड़ के रोज उसका नाक पोंछेंगे तो छिल जाएगा भाई उसका नाक। तो हर चीज ना एक बैलेंस में ठीक लगता है। आप अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आशुतोष मुझे नॉनवेज पसंद नहीं है, तो मैंने एक बार इन्फॉर्म कर दिया कि मुझे नॉनवेज नहीं पसंद है। मुझे तो मैं शायद आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आप किसी दिन मुझे इंसिस्ट ना करें, अरे खा के तो देखो यार बहुत टेस्टी होता है ना। वहां तक जब तक है ना वहां तक ठीक है, लेकिन जिस दिन मैं आपकी थाली में झांक के बोलूंगा ना कि इस अपनी थाली से निकाल दो क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, तो वो गलत है। तो ये जो फर्क है ना, ये हर किसी को इंडिविजुअली अपने अपने रिश्ते में खुद समझना पड़ेगा
कि क्या कंसर्न है और क्या कंट्रोल और क्या प्रोटेक्शन है और क्या सफोकेशन। नाइस। रिश्तों की जब बात हो रही है तो एक चीज़ आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, मैंने तो ये नोटिस बहुत ज़्यादा किया है कि आज के रिश्ते ना टिक नहीं रहे हैं। जी। आज के टाइम पे जो रिश्ते हैं, अदरवाइज ना ले मेरी बातों को, लेकिन ये सच है, मैंने अपने आसपास देख लिया। मतलब अभी तक तो सुनता था पर आसपास ही देखने को मिल जाता है कि शादी होती है और 2-3 महीने 4 महीने के अंदर ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। अब गलती किसकी होती है, हम किसी की पर्सनल लाइफ में तो है नहीं, बट ये सच है कि चीज़ें टिक नहीं रही हैं। तो रिश्तों को बचाने के लिए आप, चूंकि आप बहुत डीपली सोचते हो और बात करते हो, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ और इनको बताना चाह रहा हूँ, रिश्तों को बचाने के लिए क्या करना चाहिए मैं इंसान सिर्फ को? डीपली सोचता नहीं हूँ, मैं रिश्ते खोया भी हूँ। खोए भी हैं आप? तो मैं रिश्ते खो के भी सीखा हूँ कि रिश्ते क्यों बिगड़ते हैं और फिर क्यों बिछड़ते हैं, है ना। तो ये भी एक प्रोसेस है कि पहले रिश्ते बिगड़ते हैं फिर बिछड़ते हैं। तो होता क्या है ना कि जैसा आपने बोला कि मुझे नहीं पता गलती किसकी होती है, मुझे पता है गलती किसकी होती है। किसी भी रिश्ते में किसी एक की गलती नहीं होती है ना, दोनों की होती है। भाई अगर आपको छत ढालनी है ना, तो आपको भले 4 दीवार नहीं चाहिए पर 2 दीवार चाहिए, एक इस कोने में और इस और कोने एक में, इसको तब उसके ऊपर छत बनेगी। ठीक है ना। तो जैसे कोई चीज़ बनाने के लिए दो दीवारों की या 2 हाथों की ज़रूरत होती है, वैसे ही किसी चीज़ को बिगाड़ने के लिए भी 2 लोग लगते हैं। किसी एक की गलती से घर नहीं टूटते हैं, रिश्ते नहीं टूटते हैं। कोई पिता ये नहीं बोल सकता है, भले पब्लिकली बोल ले, है ना, कि पूरी गलती उसकी थी, लेकिन कहीं ना कहीं उस पिता को मालूम रहेगा कि बेटे के साइड कुछ गलतियां मेरी तरफ से भी थी। जैसे गुस्से में पिता हाथ उठा दिया, है ना, उस थप्पड़ का क्या छाप छूटा, वो पिता को शायद कई सालों बाद समझ में आएगा। सच 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 है ना। सच। प्लस क्या होता है कि आप बड़े हैं, और क्योंकि आप बड़े हैं, आप एक शब्द बोलने से हमेशा गुरेज करेंगे, वो है माफ़ी, सॉरी। तो मेरा हमेशा से ये कहना है कि एक छोटा सा शब्द माफ़ी है, रिश्ता बचाने के लिए बस वही काफ़ी। क्या बात है। बड़े और छोटे से कुछ नहीं होता यार। अगर आपको इस बात का एहसास है कि आपसे सामने वाले से हुई गलती, सामने वाले से हुई गलती, मैं ये नहीं बोल रहा आप माफ़ी इसलिए मांगो क्योंकि गलती सिर्फ आपकी थी। कई बार क्या होता है ना कि 2 में से कोई भी ये इनिशिएट नहीं कर पाता है कि मैं सॉरी कैसे बोलूं। सच। लेकिन आप देखिए और आप प्रैक्टिकली करके देखिए, आपके सारे दर्शकों से बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कोई अच्छा दोस्त था जिससे आपकी दूरी हो गई, उसने 2 बातें बोली, आपने 4 बोल दी, या उसने 4 बोली और आपने 1 बोल दी, और रिश्ता खराब हो गया। कई महीने हो गए, कई साल हो गए, शायद कॉलेज का कोई दोस्त था जिसकी शादी भी हो गई, बच्चे भी हो गए, आपको सब उसके बारे में पता है, लेकिन आप उससे टच में नहीं है। आप उसको एक बार कॉल करिए और आप बोलिए, यार वो जो अपने बीच में जो डिफरेंसेस क्रिएट हुए थे ना, उस दिन मैंने तेरे को, तूने 4 लाइन बोली, फिर मैंने वो जो 1 लाइन तेरे को बोल दी थी ना, आई एम सॉरी यार। पता है सामने से रिस्पॉन्स क्या आएगा? सामने से रिस्पॉन्स क्या आएगा? भाई मैं भी ना यही बोलना चाह रहा था तेरे को कि आई एम सॉरी यार, वो जो 4 लाइनें मैंने बोली थी ना, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि सबको ना अपनी अपनी गलती का एहसास होता है। गरारी वहां जाके अटक जाती है कि पहले कौन, क्योंकि सॉरी बोलने में आप नीचे हो जाते हैं ना, और कहीं नीचे नहीं होते, अपने दिमाग में नीचे होते हैं कि गलती वाला नहीं। अच्छा आप, हाँ, और आप एक लाइन हमेशा सुनेंगे, मैं क्यों सॉरी बोलूं, गलती उसकी भी तो थी। हाँ उसकी भी तो थी, तो सॉरी मैं क्यों बोलूं? आपको ये समझना पड़ेगा कि भी एक इतना प्यारा शब्द है, भी वो शब्द है जो कभी अकेला नहीं होता। मैं हमेशा अकेला होता है और भी कभी अकेला नहीं होता। अगर आप बोलोगे मैं जा रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं, तो मैं भी चलूं क्या, तो फिर वो 1 के 2 हो गए जाने वाले। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, 1 के 2 हो गए। क्या बात है। भी इतना प्यारा शब्द है जो कभी अकेला नहीं होता। तो आप जैसे ही बोलोगे ना कि यार मुझे माफ़ी मांगनी थी, मुझे भी, तो सामने वाला बोलेगा मुझे भी माफ़ी मांगनी थी, और रिश्ता। तो वो, अगर आप पिता हैं और आपको लगता है कि कहीं थोड़ी सी गलती आपसे थी, तो ये मत सोचिए कि मैं तो बड़ा हूँ। आप और बड़े हो जाएंगे अगर आप बोलेंगे कि बेटा गलती तो तुम्हारी भी थी, लेकिन चलो मैं अपने साइड की गलती के लिए तो तुमसे सॉरी बोल ही सकता हूँ, मेरे से भी इस रिश्ते में। और यही पति पत्नी में होता है, यही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में होता है। गलती हो गई तो हो गई यार, इंसान ही तो।
तो इंसान हो और एक गलती कर दी तो अपने आप को इंसान मान के माफ़ी मांग लो। मैं बहुत बार माफ़ी मांग चुका हूँ, बहुतों से माफ़ी मांग चुका हूँ। कुछ ने माफ़ किया, कुछ ने नहीं भी किया। कईयों ने मुझसे माफ़ी मांगी है, कुछ को मैंने माफ़ किया, कुछ को नहीं भी किया। लेकिन जिनसे मैंने माफ़ी मांगी, जिन्होंने माफ़ कर दिया, उनसे रिश्ते सुधर गए। जिन्होंने माफ़ नहीं भी किया ना, आज की डेट में मेरे को इस बात का सुकून है यार कि मैंने माफ़ी मांग ली थी। अब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मतलब एक होता है ना कि मुझे जो जो करना था ना अपनी तरफ से मैंने किया, वो मेरे को मेरे साथ मेरा सेटिस्फैक्शन है। आप समझ रहे हो? तो बिल्कुल तो सीधी सी बात है कि एक छोटा सा शब्द माफ़ी है, रिश्ता बचाने के लिए उतना ही काफ़ी है। लेकिन जब मैं ये 2 लाइन बोल रहा हूँ ना कि रिश्ता बचाने के लिए उतना ही काफ़ी है, तो ये माफ़ी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि एक इंसान मांग रहा है माफ़ी। रिश्ता बचाने के लिए ये भी ज़रूरी है कि जब आपसे कोई माफ़ी मांग रहा है तो आप उसको माफ़ भी करो, आप समझो तो भी दोनों उस तरफ चीज़ से है ऐसा। आप इतना प्यार बांटते हो, मतलब बांटते भी क्या हो, वो आपका नेचुरल है। वो आपका नेचुरल है। मतलब आई हैव बीन विथ यू, मैं एयरपोर्ट्स पे भी आपके साथ रहा हूँ कई बार। मैंने देखा है आपको लोगों से व्यवहार करते हुए, मैंने अपने लिए आपका प्यार देखा है, इसीलिए आप मेरे फेवरेट ह्यूमन बीइंग हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जिनको आप अपने हाथ पे भी लेके चलते हैं और अपने दिल में भी लेके चलते हैं, आपके सुपुत्र जी, वो कितने खुशकिस्मत हों अगर मतलब अगर सिर्फ उनको आपका प्यार एक्सपीरियंस करने को भी मिले। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, मिले आप उस पॉडकास्ट पे जो हमारी बात हुई थी, उसके बाद आप अभी तक मिल पाए हो आराध्य से? नहीं आशुतोष, जब आपसे पॉडकास्ट में बात हुई थी तब 9 साल हो गए थे। आज जब आप और मैं आमने सामने बैठे तो 10 साल हो गए। नहीं मिले। अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का। लेकिन मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि मेरा बेटा मेरे पास लौटेगा ज़रूर। 10th क्लास कंप्लीट हो गया है, 15 साल का हो गया है। अभी 23 मार्च को उनका जन्मदिन था, अब 16वां साल उनका शुरू हो गया है। थोड़ी थोड़ी मूंछ आने लग गई है उनकी। आपके पास पिक्चर्स आई हैं उनकी? थोड़ी बहुत। मुझसे लंबे हैं। ओह, अब मुझसे लंबे, कम से कम तस्वीरों में तो दिख रहे थे। फिट हैं। मुझे बताया गया है कि उनका ओरेटरी स्किल मेरे जितना अच्छा है, वो बात बहुत अच्छी करते हैं। एक मेडल मिला है उनको ओरेटरी स्किल्स के कारण, गोल्ड मेडल। तो ये सब पता है थोड़ा बहुत। आराध्य अगर आप सुन रहे हैं तो मैं भी अपने दिल से बोलना चाहता हूँ, या कोई भी इंसान जो आराध्य के आसपास है वो अगर सुन रहा है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आपको मिलना ज़रूर चाहिए, आपको बात ज़रूर करनी चाहिए। क्या आप कुछ कहना चाहोगे अपनी तरफ से आराध्य को, कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि आई एम श्योर ये पॉडकास्ट उस तक पहुँचेगा और पहुँचाना ही चाहिए। यार एक कोई गाना है, मुझे गाना तो याद नहीं है, पर उस गाने के 4 लाइन मैं जब सुना था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वो आया था और मैं वो सुन के बहुत रोया था। वो लाइन है कि मेरे ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रख दे, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए, मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत कहीं साथ जल ना जाए। मेरे दिल में वो हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं जाने के पहले उनसे मिल लूँ, और मेरे को जलाओ तो रख देना, उसकी चीज़ है, मेरी नहीं है। तो मेरे ज़िंदगी के मालिक मेरे दिल पे हाथ रखना, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल ना जाए, मुझे फूंकने से पहले मेरा दिल निकाल लेना, किसी और की अमानत कहीं साथ जल ना जाए। वो मैं सुनता हूँ तो मैं बहुत रोता हूँ, पर फीलिंग वैसे ही है। वो रोता इसलिए हूँ क्योंकि मैं सच में इन 4-5 लाइनों से आराध्य को बहुत ज़ोर से कनेक्ट करता हूँ। तो आ जाएंगे, कोई नहीं, इमोशनल नहीं होना अपने को। भाई यार आ जाओ यार आराध्या, सच में आ जाओ भाई। मतलब आई हैव बीन विद हिम, बार बार बोल रहा हूँ मैं इनको, सिर्फ पॉडकास्ट पे नहीं, मतलब मैं पर्सनल लाइफ में भी इनको जानता हूँ और बहुत बार बात करी है, बहुत घंटों तक बात करी है। मैं जानता हूँ कि इनकी क्या फीलिंग्स हैं, और इनकी पूरी लाइफ एक ना आइडियल लाइफ जैसी है कि मतलब जिस तरह का फेम एक इंसान सोचता है, जिस तरह की कामयाबी सोचता है, जिस तरह के लोगों के कनेक्शन सोचता है, एवरीथिंग इज विद हिम। बस एक वो जो कमी है ना, और वो सबसे बड़ी कमी है इनकी लाइफ की, एंड आई वॉन्ट यू टू फिल इट। लिटरली आप मिलो, मतलब बात तो आपको करनी चाहिए। आ जाए यार, आ जाओ भाई यार प्लीज। ओके, चलो।
सॉरी आशुतोष को रुला दिया हम, आपके होस्ट को। बिल्कुल नहीं रोया। पर आप अभी जैसे भावुक हुए ना, जैसे आपकी आंखें भर गई हैं, वो मैं लगभग हर दूसरी रात मेरी ये हालत होती है अकेले में। और मैं अभी कहीं बोला भी था कि मैं ठीक है थोड़ा फेमस हो गया हूँ, लोग पहचानते हैं, प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, छोटे मेरे को बहुत मान देते हैं, बड़े मुझको बहुत आशीर्वाद देते हैं, लेकिन ये सच है कि हर दूसरी तीसरी रात ना मैं टूट के बिखर जाता हूँ, और फिर सुबह होके वो रात में जो इधर उधर बिखरा रहता है उसको समेटता हूँ, फिर मुस्कुराता हूँ और फिर आता हूँ काम पे।